इंडिया का ऐप बेस्ड राइड सर्विस सेक्टर काफी मुश्किल सेक्टरों में से एक है। आप राइट हैंड कीजिए, आपको पेमेंट मैं राइट हैंड कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा। आप कांच तोड़ो ना, मैं क्यों कांच तोड़ो। बोल रहे हो? आप क्या निकाल के फेंक रही हो? कुछ नहीं फेंका मैंने, मेरा सामने देखो, पहले देखो उधर। ओला और उबर इन दो बड़ी कंपनी को इस सेक्टर में कई साल हो चुके हैं और इस समय के दौरान ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर रेज कर चुकी हैं, बट अभी तक एक बार भी इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनाया। अब इसका मेन रीजन ये है कि इन दोनों को ही इंडिया में ये मार्केट स्क्रैच से बनाना पड़ा, जिसके लिए इन्हें कस्टमर्स और ड्राइवर्स दोनों को ही काफी मोटिवेट और एनकरेज करना पड़ा, जिसमें काफी पैसा और टाइम लग गया। और इसी बीच एक इंडियन कंपनी सामने आती है इंडियन सॉल्यूशन लेके। अब जैसे कि हम सबको पता ही है कि इंडिया इज मोस्टली ऑफ टू व्हीलर मार्केट विद अप्रॉक्स 75% ऑफ टू व्हीलर्स ऑन इंडियन रोड्स। ये देखते हुए 2015 में तीन दोस्त मिलके एक बिजनेस आइडिया लेकर आए जिसका नाम था रैपिडो। इन्होंने ओला और उबर की मिस्टेक से काफी कुछ सीखा और एक बहुत ही आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकाला बिजनेस चलाने का। कमाल की बात यह है कि रैपिडो ने ओला के कंपैरिजन में सिर्फ 1/10 ही फंड्स रेज किए, लेकिन फिर भी रैपिडो ओला को पीछे छोड़ते हुए इंडिया में सेकंड बिगेस्ट राइड हेलिंग कंपनी बन चुकी है और जल्द ही रैपिडो फूड डिलीवरी बिजनेस में भी आने वाला है। ये स्विगी के साथ पार्टनरशिप भी कर चुके हैं और साथ ही में जेप्टो के साथ भी इनकी बात चल रही है। अब ये कंपनी वो सब कर रही है जिससे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही काफी बढ़ जाए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रैपिडो आज इतनी आगे निकल गई और आखिर उन्होंने क्यों इतने मुश्किल सेक्टर में आने का डिसीजन लिया और रैपिडो की वो स्ट्रेटेजीज जिनसे ये इस सेक्टर की ऑलरेडी दो बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिट कर पाए। आज रैपिडो एक राइड सर्विस कंपनी है, लेकिन इनकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, बल्कि रैपिडो के फाउंडर ने 2014 में द कैरियर नाम की एक इंट्रासिटी लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट करी थी। इनका ये बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा था। इनकी टीम ने एक ही साल में 1.5 करोड़ रेज कर दिए थे और साथ ही में इनके नेटवर्क में 300 व्हीकल्स आ चुके थे। मंथली इनके पास 1000+ ऑर्डर आने लगे, जिसमें की कुछ बड़ी कंपनीज का भी नाम था जैसे फ्लिपकार्ट या फिर डिलीवरी। असल में इनका मेन काम था किसी भी बिजनेस को सिटी के अंदर उसका ऑफिस शिफ्ट करवाने में मदद करना। बट अगर ये बिजनेस इतना अच्छा चल ही रहा था तो आखिर इन्होंने ये बंद करके रैपिडो की शुरुआत क्यों करी? तो इसका रीजन इनके सीईओ ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि ये एक B2B इंटरसिटी लॉजिस्टिक बिजनेस था। B2B यानी कि इनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो बिजनेस ओनर थे। अब इसमें दिक्कत ये थी कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस तो था, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये काफी स्लो था, क्योंकि B2B बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना तो ईजी है, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि इन्हें कुछ अलग करना चाहिए। बट अब सोचना ये था कि आगे करना क्या है जिससे कि ये तेजी से ग्रो हो सके। तो असल में इनकी कंपनी कैरियर में जो सेल्स वाले और हेल्पर्स थे वो मोस्टली बाइक पर ही ट्रेवल करा करते थे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कैब्स और ऑटो काफी महंगी पड़ा करती थी और ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और तब इन्हें पता लगा कि टू व्हीलर्स इंडिया की बैकबोन है। तीनों फाउंडर्स ने मिलकर रिसर्च करी और इन्हें पता लगा कि इंडियन रोड्स पे 75% टू व्हीलर्स चलते हैं और ये वो समय था जब ऑलरेडी इंडिया में राइड हेलिंग सेक्टर में काफी कुछ चल रहा था। उसी साल में ओला यूनिकॉर्न बनी थी और इन्होंने टैक्सी फॉर श्योर नाम की कंपनी को $200 बिलियन में खरीद लिया था। ये उस समय की इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की वन ऑफ द बिगेस्ट डील थी। और साथ ही में यूएस कंपनी उबर भी रिसेंटली ही इंडिया में आई थी, जो कि इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही थी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये सब देखते हुए तीनों फाउंडर्स ने मिलकर इसी सेक्टर में आने की सोची। इन्होंने रिसर्च करना शुरू करी और पहली चीज जो इन्हें पता लगी वो ये थी कि ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि अनलाइक अमेरिका जहां लगभग हर कोई कार ड्राइव करता है, वहीं इंडिया में टू व्हीलर वाले लोग ज्यादा हैं। अब इससे इन्होंने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। पहला तो कि टू व्हीलर काफी सस्ते पड़ेंगे और इसलिए इनको कस्टमर्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। साथ ही में टू व्हीलर ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर्स भी इनको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सप्लाई और डिमांड दोनों ही इनके पास काफी ज्यादा बैलेंस में रहेगी। अब पहला चैलेंज जो इनके पास आया वो था अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करना। सो दे स्टार्टेड विद अप्रोचिंग VCs, पर इनके लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं रही। इनको लगभग स्टार्टिंग में 75 VCs ने रिजेक्ट करा। इनको रिजेक्ट करने का रीजन ये था क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता था कि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि पहला तो कि ये सेक्टर वैसे ही काफी मुश्किल है और ऊपर से इसमें ऑलरेडी दो बड़ी कंपनी ओला और उबर मौजूद हैं जो कि हेवीली फंडेड है। तो रैपिडो को यहाँ पे ग्रो करने में काफी टाइम लग सकता है। दूसरा जो बड़ा रीजन था वो था कि टू व्हीलर की वजह से काफी इन्वेस्टर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हर कोई टू व्हीलर में बैठना पसंद नहीं करता। खास करके कोई वुमेन स्ट्रेंज मैन के पीछे बाइक पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और इस तरह 75 VC से रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू करा और 2016 तक इन्हें इन्वेस्टर्स मिलने भी लगे, जैसे कि अनुपम मित्तल, गौरव मुंजल और कुणाल भल। इनके साथ साथ एक इन्वेस्टर और था जिसकी वजह से
से इनका पूरा फ्यूचर चेंज हो गया। उन इन्वेस्टर का काफी बड़ा हाथ माना जाता है इनकी बिजनेस को इतना ग्रो करने में, और वो थे पवन मुंजाल, हीरो मोटर कॉर्प के सीईओ। इन्होंने एक काफी बढ़िया आइडिया दिया रैपिडो को। इन्होंने इन्हें एडवाइस दी कि इन्हें टियर 1 छोड़ के टियर 2 और 3 में फोकस करना चाहिए, क्योंकि टियर 1 में मोस्टली लोग 4 व्हीलर अफोर्ड कर लेते हैं। 2 व्हीलर सस्ती होने की वजह से मोस्टली लोग 2 व्हीलर्स पे जाना ही प्रेफर करेंगे, और इस आइडिया ने इनकी कंपनी को पूरी तरीके से बदल दिया। ये टियर 1 छोड़ के टियर 2 और 3 में फोकस करने लगे, जबकि ओला और उबर बस टियर 1 सिटीज में ही थी। जहां ऑन एन एवरेज ओला और उबर का चार्ज 180 to 200 हुआ करता था, वहां रैपिडो का 60 to 65 हुआ करता था। और साथ ही में 2 व्हीलर होने की वजह से वो ट्रैफिक में भी काफी इजीली निकल जाते थे। इस चीज की मार्केटिंग भी इन्होंने काफी अच्छी तरीके से करी, जिसकी वजह से इनको टियर 1 सिटीज में भी फायदा होने लगा, जहाँ पे काफी ट्रैफिक लगता था, जैसे कि दिल्ली या मुंबई। रैपिडो के सक्सेस होने का एक और सबसे बड़ा रीजन है ड्राइवर सेटिस्फेक्शन। जहाँ स्टार्टिंग में ओला और उबर ने काफी प्रोमिस किए थे अपने ड्राइवर से, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स की भी बात करी थी। इंसेंटिव्स जैसे कि 2 BHK फ्लैट इन बेंगलोर, टॉप 2 वीकली परफॉर्मर्स को फॉरेन ट्रिप जीतने का मौका मिल सकता है, और या फिर टॉप 4 वीकली परफॉर्मर को डाउन पेमेंट मिलेगी उनकी कार की। इनसे ये तक कहा गया कि ड्राइवर्स को इनके साथ काम करने पे 1 लाख पर मंथ कमाने तक का मौका भी मिल सकता है। और ये सब देखते हुए काफी लोग इंस्पायर्ड हो गए और अपनी जॉब छोड़ के इनकी कंपनी के साथ ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया। बट ये कंपनी का कैश बर्निंग फेज था, और इसलिए वो ड्राइवर्स को लाने के लिए पूरा पैसा लगा रहे थे। पर बाद में जब पैसा कमाने का टाइम आया तो इन्होंने अपना कमीशन ड्राइवर से 10% के बजाय 40% कर दिया, जिसके वजह से ड्राइवर्स की इनकम सिग्निफिकेंटली कम हो गई, और ड्राइवर्स भी इनसे काफी नाराज और गुस्से में रहने लगे। वहीं रैपिडो की अगर बात करें तो इन्होंने काफी रियलिस्टिक प्रोमिस करे थे। इन्होंने अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरह करी, ये दिखाते हुए कि ये बस एक एक्स्ट्रा मनी या साइड इनकम कमाने का जरिया है, इसलिए किसी के पास भी अगर बाइक और फ्री टाइम हो तो वो रैपिडो ड्राइवर बन सकता है। इनका गोल था इनके ड्राइवर को 70 to 75 रुपीज पर आवर अर्न करवाना आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो इस हिसाब से अगर कोई भी 2 व्हीलर ड्राइवर इनके साथ आके 8 घंटा काम करता है पर डे, तो वो 550 से 600 रुपीज आराम से कमा लेगा। वही मंथली अगर बात करें तो वो 16,000 से 18,000 कमा सकता है। अब इनके पास मोस्टली वो ड्राइवर्स आने लगे जो या तो अनएम्प्लॉयड थे या फिर कोई अपनी साइड इनकम कमाना चाहता था। रैपिडो ने एक और काफी बढ़िया चीज करी, और वो थी इंस्टेंट पेमेंट की। जहां एक तरफ ओला और उबर वीकली बेसिस पे पेमेंट देते थे, इस वजह से उनके ड्राइवर्स के पास कई बार पेट्रोल या फिर टोल टैक्स पे करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। रैपिडो ने यहाँ से सीखा और इन्होंने ड्राइवर को वीकली पेमेंट की बेसिस के बजाय डायरेक्टली कस्टमर से पैसे लेने का ऑप्शन दिया। मतलब कि जैसे ही वो एक राइड कंप्लीट कर ले तो वो सीधा कस्टमर से पैसे ले सकते हैं, और बस उन्हें 15% कमीशन रैपिडो को देना होगा। और इस वजह से इनकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही काफी बढ़ गए। तो कुछ इस तरह से रैपिडो ने इन 2 बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिट किया। पर अब रैपिडो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर पे भी आ चुकी है। कोविड के बाद से ही रैपिडो ने ऑटो रिक्शा चलाने भी स्टार्ट कर दिए, जहां वो बाइक से लगभग 8 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करते थे, वहीं ऑटो से 14 to 16 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। और इसमें उन्होंने एक यूनिक चीज लाई, वो थी नो कमीशन। मतलब कि वो इन ऑटो ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं लेंगे, बस इन ड्राइवर्स को एक फिक्स चार्ज देना होगा, जो कि था 9 to 29 रुपीज पर डे, भले ही वो ऑटो ड्राइवर कितने भी राइड करे। और ये आइडिया इन्होंने नमा यात्री, जो कि बेंगलुरु का एक स्टार्टअप था, वहां से लिया था। और कुछ इसी तरह से इन्होंने कैब्स और प्रीमियम कैब्स का भी ऑप्शन दिया। आप इनके रेवेन्यू चार्ट में देख ही सकते हो कि 2020 में जब तक ये बस बाइक का ऑप्शन रखते थे तब इनका रेवेन्यू 42 करोड़ था। वहीं 2023 में जब ऑटो का ऑप्शन दिया तो इनका रेवेन्यू 10 गुना हो गया, 443 करोड़। और अगर रिसेंटली बात करें 2024 में तो इनका रेवेन्यू इस समय 695 करोड़ है। कार कैब्स की बात करें तो इन ड्राइवर से ये 500 रुपीज पर मंथ लेते थे, और वो भी तब जब इनके ड्राइवर की इनकम 10,000 तक पहुंची हो। ये 500 रुपीज पर मंथ भी एक फिक्स पेमेंट थी। इसी बिजनेस मॉडल की वजह से इनको काफी सक्सेस मिली। रैपिडो ड्राइवर्स पर काफी ध्यान रखती है। रैपिडो के सीईओ अरविंद एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि इनकी कंपनी में 80% ड्राइवर साइड पे काम होता है और सिर्फ 20% कस्टमर साइड पे, क्योंकि जानते हैं कि ड्राइवर राइड हेलिंग बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही में इन्होंने देखा कि इनके ड्राइवर के पास कभी कभार कम काम होता है, तो इन्होंने स्विगी के साथ भी पार्टनरशिप चालू कर दी, जिसमें इनके ड्राइवर स्विगी के साथ फूड डिलीवरी करेंगे। और साथ ही में क्विक कॉमर्स जैसे जेप्टो से भी इनकी बात चल रही है। बट इतने बढ़िया बिजनेस मॉडल होने के बाद भी इनके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न्स। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि एक रैपिडो कस्टमर ने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें एक बाइक ड्राइवर बाइक चलाते हुए रील्स देख रहा था। हालांकि ऐसे ओला और उबर में भी हो चुका है, लेकिन फर्क यह है कि रैपिडो के पास 2 व्हीलर है और बाइक चलाने में एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर ज्यादा रिस्क रहता है।
और इसीलिए अगर कभी कुछ हो जाए तो रैपिडो का ब्रांड नेम काफी तेजी से गिरेगा। ऑल्सो यहाँ पे रैपिडो के ड्राइवर का वेरिफिकेशन काफी इजीली हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे बस ड्राइवर का लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आधार और पैन से ही ड्राइवर रजिस्टर कर सकता है और रैपिडो कैप्टन बन सकता है। साथ ही में जो एक और चैलेंज है वो ये है कि रैपिडो के पास RTO का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने अभी तक लाइसेंस अवॉइड करा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अपने आप को एक कैब एग्रीगेटर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बुलाते हैं, यानी कि इनका ड्राइवर से कुछ खास लेना देना नहीं है। वो बस इनको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं उनका खुद का काम करने के लिए और उनसे बस कमीशन लेते हैं, जिससे ये रीजनल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेने से बच जाते हैं। और ये कहकर इनकी कंपनी रीजनल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेने से बच गई। अब तक तो ये आइडिया काफी अच्छा काम किया, लेकिन बिना RTO लाइसेंस के ये कंपनी चलाना काफी रिस्की हो सकता है और ये कंपनी शट डाउन या फिर इस पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब ये कंपनी कुछ एक्सपेंड करने की सोच रही हो और इनसे कुछ गलत हो जाए। एक और जो बड़ा चैलेंज इस कंपनी में है वो ये है कि ऑटोज और कैब्स में ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अगर इनको रेवेन्यू और बढ़ाना है तो ना चल पाए, क्योंकि जो ये फिक्स्ड प्राइस ले रहे हैं अपने ड्राइवर से, इससे इनकी रेवेन्यू इंक्रीज करने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रैपिडो कंपनी की स्टोरी कि कैसे आखिर 3 दोस्तों ने मिलकर इतने मुश्किल सेक्टर में 2 बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिट करा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आप रैपिडो के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इसी बिजनेस मॉडल से रैपिडो आगे भी ग्रो कर पाएगी या फिर हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद रैपिडो सर्विस। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।